नेक्स्ट चैप्टर की अपन बात करते हैं धातु कर्म। मेटलर्जी, धातु कर्म। तो मेटलर्जी धातु कर्म में अपन पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले अपन जैसे बात करते हैं खनिज। खनिज पदार्थ, मिनरल्स। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? वे ऐसे धात्विक पदार्थ, ध्यान रखें धात्विक होना जरूरी है, ऐसे धात्विक पदार्थ जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उनके साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं। ऐसे धात्विक पदार्थ जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तथा जिन्हें खनन क्रिया द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, आर कॉल्ड एज, मतलब उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। तो मेटेलिक सब्सटेंसेज which are found in earth crust in fused form and extracted out by mining are called as minerals। तो ऐसे पदार्थ जो धातु पदार्थ जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जिन्हें खनन क्रिया द्वारा निकाला जाता है, खनिज पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। मेटेलिक सब्सटेंसेज which are found in nature or earth crust in fused form and extracted out by mining are called as minerals। फिर हमारे पास होता है अयस्क, कोर्स, अयस्क कोर्स। अयस्क खनिज ही होते एक तरह से। तो खनिज से मतलब जिस खनिज से हम धातु निकालेंगे, तो मतलब ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं कम खर्च और आसानी से प्राप्त हो जाएं, अयस्क कहलाते हैं। माना कि खनिज से धातु निकालने का खर्चा उतना हो गया जितने की धातु नहीं बिचेगी, तो उसको निकालेंगे नहीं, मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, आसानी से निकल नहीं रही है, तो उसे हम खनिज नहीं कहेंगे। तो खनिज हम किसको कहेंगे? जिससे धातु आसानी से निकल जाए और उस पर खर्चा कम आए, ठीक है। तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं कम खर्च और आसानी से प्राप्त की जा सके, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। मिनरल्स बाय विच metals are extracted out at low cost and easily are called as ores। अब यहाँ पर सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब जिनसे धातु निकालने का खर्चा ज्यादा आ रहा है उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे, कम खर्चा आ रहा है उसी को अयस्क कहेंगे। बाकी वो खनिज तो सारे ही है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स व्हाइल द ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। अब अयस्क कई प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार की अशुद्धि है उसके ऊपर। अयस्क कई प्रकार के होते हैं, तो जैसे ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड अयस्क, इनमें ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? धातु के साथ ऑक्सीजन होगा, जैसे ZnO, PbO, Fe2O3, Fe3O4, मतलब कोई भी धातु के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन। धातु के साथ ऑक्सीजन आ रहा है मतलब वो ऑक्साइड अयस्क है। फिर हमारे पास आता है सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क। धातु के साथ, मेटल के साथ सल्फर होगा, एस होगा, तो सल्फाइड और होगा, जैसे ZnS, PbS, HCS, Cu2S, CuFeS2। तो जिनमें भी S आ रहा है वो सल्फाइड अयस्क होंगे। फिर हमारे पास आता है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट अयस्क में CO3 समूह होगा, कार्बोनेट समूह होगा, जैसे PbCO3, ZnCO3, SrCO3। तो किसी भी धातु के साथ क्या आ रहा है? CO3 आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट अयस्क बोलेंगे। फिर जैसे हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोक्साइड आयस, हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, OH समूह को। तो जिसमें OH समूह होगा वो हाइड्रोक्साइड आयस के कहलाएंगे। हाइड्रोक्साइड ओर में जैसे हमारे पास आ गया ZnOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस। तो जिनमें OH आ रहा है वो हाइड्रोक्साइड ओर होंगे। जैसे सल्फेट ओर्स, सल्फेट आयस, सल्फेट में क्या आएगा SO4, सल्फेट में SO4 समूह को सल्फेट कहते हैं। जैसे CuSO4, ZnSO4, FeSO4, ये सब सल्फेट आयस का जिनमें SO4 आएगा। फिर हमारे पास आ रहा है फास्फेट आयस, फास्फेट आयस, फास्फेट हो PO4 होगा, फास्फेट में PO4, जैसे Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डियों की राख कहते हैं इसको। फिर हैलाइड हो, हैलाइड है जिसमें हैलोजन होगा FCl-Bri, जैसे NaCl, AgCl, हॉर्न सिल्वर कहते हैं AgCl को। एक जैसे नाइट्रेट आयस, नाइट्रेट और NO3 होगा नाइट्रेट आयस में, जैसे KNO3, इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं इसको, NaNO3, चिली साल्ट पीटर कहते हैं इसको, AgNO3। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के आयस्क होते हैं, उनमें समूह कौन सा उपस्थित है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऑक्साइड आयस्क में ऑक्सीजन होगा, सल्फाइड में S होगा, कार्बोनेट में CO3 होगा, हाइड्रोक्साइड में OH होगा, सल्फेट में SO4 होगा, फास्फेट में PO4 होगा, हैलोजन में कोई भी हैलोजन होगा और नाइट्रेट में NO3 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अपन बात करते हैं इसमें धात्री या गैंग या मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स, धात्री गैंग या मैट्रिक्स। तो ये क्या होती हैं, अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को, रेत कंकड़ मिट्टी आदि जो मिली हुई है अयस्क में, उन अशुद्धि जो अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उनको क्या कहेंगे अपन, अधात्री कहेंगे। ठीक है, अयस्क की अवांछित अशुद्धियां, अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स। अयस्क में उपस्थित रेत कंकड़ मिट्टी आदि की अवांछित, जिनकी अपने को आवश्यकता नहीं है, अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स, अशुद्धियों को कहते हैं। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है गालक, फ्लक्स, गालक फ्लक्स। तो गालक नाम से पता चल रहा है गलाने वाले, पिघलाने वाले। तो ये जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, ये आसानी से नहीं पिघलती हैं, इसलिए इनको पिघलाने के लिए कुछ विशेष पदार्थ लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, गालक कहते हैं। तो गालक की क्या परिभाषा हुई, ऐसे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों के साथ मिलकर उन्हें पिघला देते हैं, क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं, मतलब अशुद्धियों को पिघलाने वाले। Substances which melts the immalleable impurities are called as flux. ठीक है, these substances melts the unwanted impurities और matrix, इनको मेल्ट कर देते, पिघला देते हैं।
तो जो पदार्थ अशुद्धियों को पिघला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? गालक कहते हैं। अब अम्लीय अशुद्धियों के लिए क्षारीय गालक और क्षारीय अशुद्धियों के लिए अम्लीय गालकों का उपयोग किया जाता है। एसिडिक फ्लक्स आर यूज्ड फॉर बेसिक इंप्योरिटीज while the basic flux are used for acidic impurities। ठीक है, जैसे CaO, MgO, SiO, ये होते हैं क्षारीय होते हैं और ये होती है अम्लीय SiO2, EDO भी होता है। तो अब देखो ये अशुद्धि है तो ये गालक की तरह काम करेगा, ये अशुद्धि है तो ये गालक की तरह काम करेगा, और ये अशुद्धि है तो ये गालक की तरह काम करेंगे। एक दूसरे के लिए गालक और अशुद्धि का काम करते हैं। तो ये इंप्योरिटी है तो ये फ्लक्स होगा, और ये इंप्योरिटी तो ये फ्लक्स होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गए? गालक क्या होगा? जो अशुद्धियों को पिघला दे। ठीक है, मतलब तुम चाहे कितनी ताकत लगा लो, अशुद्धियों को बोलो मैं तेरे को गर्म करूंगा तू पिघल जा, वो नहीं पिघलेगी। गालक जैसे ही आया उसके मिलते ही पिघल जाती है। ठीक है, गालक ने बोला अब क्या हुआ, अब क्यों पिघल गई? तो अशुद्धि बोले बस तू ही एक इस दुनिया में है जिसको देख के पिघलने का मन कर रहा है। ओके, तो गालक क्या होते हैं? जो अशुद्धियों के साथ मिलकर उन्हें पिघला देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर धातुमल। स्लैग, धातुमल। तो धातुमल क्या होता है कि जो अगलनीय अशुद्धि थी इसके साथ मिलाया गालक, इनके मिलने से बना गलनीय पदार्थ पिघला हुआ, इस गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। इमैलिएबल इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स फॉर्म्स मॉल्टन सब्सटेंस कॉल्ड एज स्लैग। तो धातुमल क्या होगा? जो अशुद्धि पिघल नहीं रही थी उसके साथ गालक मिलाया, मिलाने से वो पिघल गई, तो जो पिघला हुआ पदार्थ बना वो ही होगा धातुमल। तो अगलनीय अशुद्धि तथा गालक के मिलने से बना गलनीय पदार्थ धातुमल कहलाता है। अगलनीय अशुद्धि तथा गालक के मिलने से बना गलनीय पदार्थ धातुमल कहलाता है। ठीक है, तो द मोल्टन सब्सटेंस फॉर्म्स बाय द मिक्सिंग ऑफ इमैलिएबल इम्प्योरिटी विद फ्लक्स इज कॉल्ड एज मोल्टन स्लैग। अच्छा, धातुमल धातुओं के सिलिकेट होते हैं। धातुमल धातुओं के सिलिकेट होते हैं। स्लैग आर द सिलिकेट्स ऑफ मेटल्स। जैसे CaO है, CaO, SiO2, ये इसमें अशुद्धि है, ये गालक हुआ। ठीक है, इनके मिलने से क्या बना? CaSiO3, ये अशुद्धि, ये गालक और ये हुआ धातुमल। इम्प्योरिटी, फ्लक्स, स्लैग। ये क्या? कैल्शियम सिलिकेट हो गया। अशुद्धि गालक मिलकर धातुमल बनाते हैं। अब जैसे SiO2 माना क्या अशुद्धि है? FeO गालक हो गया, FeSiO3 धातुमल। MgO माना क्या अशुद्धि है? SiO2 गालक हो गया, MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट धातुमल हो गया। तो अशुद्धि और गालक के मिलने से जो गलनीय पदार्थ बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। तो ये आराम से पिघल जाती है। जिस भट्टी में क्रिया हो रही है तो उसके नीचे एक द्वार होता है, तो पिघला हुआ पदार्थ नीचे आ जाता है, उस द्वार से उसको अलग कर देते हैं। हमारे काम का नहीं है, अशुद्धि है वो, उस द्वार से उस पिघले पदार्थ को अलग कर देते हैं। यह हो गया मेरे पास गालक। इसके बाद फिर अपने पास ये तीन चीजें हैं, जैसे
भर्जन, रोस्टिंग, निस्तापन, कैल्सिनेशन और प्रगलन, स्मेल्टिंग। तीन चीजें हैं, भर्जन, निस्तापन और प्रगलन। भर्जन और निस्तापन में धातु को, अयस्क को धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। इनमें गर्म किया जाता है, तीनों में अयस्क को गर्म करते हैं। तो ये धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करना, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। दोनों में, भर्जन में भी कम ताप पर गर्म करेंगे और निस्तापन में भी कम ताप पर गर्म करेंगे। प्रगलन में अधिक ताप पर, गलनांक से अधिक ताप पर, above melting point of metal गर्म करेंगे। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि भर्जन और निस्तापन में से एक में वायु की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है वायु की, और एक में अनुपस्थिति होती है। तो नाम से अपन थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका नाम है निस्तापन, नी, वायु नी, ठीक है। तो वायु की अनुपस्थिति होगी, वायु नहीं है। भर्जन, वायु भर भर के, तो वो क्या होगा, भर्जन। तो ये होगा वायु की उपस्थिति में। प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये होगा वायु की अनुपस्थिति में। एब्सेंस ऑफ एयर, और ये भी वायु की उपस्थिति में होगा। प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए क्या परिभाषा हुई, बड़ा आसान सी चीज है। पहले तो ध्यान रखना, भर्जन और निस्तापन दोनों गलनांक से कम ताप पर हो रहे, प्रगलन ज्यादा पर हो रहा है। भर्जन, मतलब इन तीनों में से निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, बाकी दोनों उपस्थिति में। तो अब क्या परिभाषा होगी, अयस्क को धातु के गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना। अयस्क को धातु के गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। अयस्क को धातु के गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अयस्क को धातु के गलनांक से अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना, मतलब पिघलाना, उसमें तो पिघलेगी धातु, पिघलाना प्रगलन कहलाता है। ठीक है। तो हीटिंग ऑफ ओर in presence of air below melting point of metal, it's called as roasting. Heating of ore in absence of air below melting point of metal is called as calcination. Melting of ore in presence of air above melting point of metal is called as smelt. ठीक है। तो ये चीज इसमें आती है। अब जो भर्जन और निस्तापन है, ये दोनों होते हैं परावर्तनी भट्टी में होते हैं। इन रिवर बैटरी फर्नेस भर्जन और निस्तापन दोनों परावर्तनी भट्टी में होते हैं, जबकि प्रगलन जो है वो होता है वात्या भट्टी में, इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ये तीन चीजें वही भर्जन, निस्तापन और प्रगलन। भर्जन वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना परावर्तनी भट्टी में। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना परावर्तनी भट्टी में। प्रगलन वायु से अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति, गलनांक से अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में पिघलाना प्रगलन।
ठीक है, और बाध्यता प्रतिबंध। ये जनरल डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस अपन कल की क्लास में लेंगे।